Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture number 2 of week 9, and we are talking about response spectrum. So we just talked about what are the different type of response spectrum parameters or spectra parameters, and then we talked about how the same ground motion can produce different type of spectral parameters with different values. So so you notice that if we have different structures and we have same kind of ground motion, then different structures will respond differently, right? This is one thing. And another thing is that if the time period is changing, then the response of the structure will change as well. So the time period of the ground motion is completely related to the size of the structure, height of the structure, you can say, its dimensions, its material, and other properties, right? So, and how we can draw the response spectra. It is all depends upon the measurement of the spectral velocity, spectral acceleration, and spectral displacement. So this is what we were talking about कि आपके पास अगर ट्रिपल टाइट प्लॉट को आप दोबारा से देखें और उसमें आप ये देखें कि आपके पास वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास है टाइम, ठीक है? तो आप इधर से अगर देखें कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है? इसका मतलब ये कि ये वाला जो इनिशियल पार्ट है जहाँ पे टाइम पीरियड कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मिडल में जाएं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटरमीडिएट है, लेकिन उसके बाद आगे जाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक एक जो आपके पास रिस्पॉन्स फैक्टर उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? सो वी हैव नोटिस दैट के जो ट्रिपल टाइप प्लॉट है उसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो स्केल है, ये एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक है? और ये जो स्केल है ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक हो गया? So if we have a kind of velocity measurement and we have its time period, then we can find out the other parameters by using the tripartite plots, ठीक है? तो इस तरह से जब आप वो पैरामीटर्स मेजर कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये इनिशियल ग्राउंड मोशन ये थी, ठीक है? यहाँ से आपने एक इनिशियल ग्राउंड मोशन जो थी वो एक्सेलरेशन दिया, ठीक है? यहाँ से ये जो आपके पास तो वहाँ से ग्राउंड मोशन से आपने क्या किया, फाइंड आउट किया कि उसकी उसकी वेलोसिटी आपको ऑलरेडी गिवन थी, वेलोसिटी तक आपने उसको एक्सटेंड किया और उसके बाद क्या कहते हैं उसे, आपके पास दूसरा एक्सेलरेशन आ गया जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है। फिर उसके बाद आपने उसके अगेंस्ट आपको ये टाइम पीरियड भी पता था, ठीक है? तो इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसके हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो आपके पास ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको जो है यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो आपके पास आ गई क्या कहते हैं उससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो इस तरह से आप ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा बन जाएगा किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जिसकी वैल्यूज आपने इसमें पुट इन की है, ठीक है? तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा आर ऑफन डिवाइडेड इनटू एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड हाई फ्रीक्वेंसी, velocity controlled intermediate frequency and displacement controlled low frequency portions, ठीक है? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा का वो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया? सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कंबाइंड DVA, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा फॉर एल सेंट्रो ग्राउंड मोशन। इसकी डिटेल गिवन है बुक के अंदर। तो इसमें आप ये देखिए कि आपके पास ये देखिए ये आपके पास टाइम पीरियड है,
ये आपके पास वेलोसिटी इन इंचेस पर सेकेंड है, और इस यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक्सेलरेशन है, और ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस रिस्पांस स्पेक्ट्रा के ऊपर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यूज पता है, ठीक है, 2% डैम्पिंग के ऊपर ये कर्व है, तो ये आपके पास लेट्स सपोज वेलोसिटी है, और इसका ये आपके पास टाइम पीरियड आपको पता है। तो यहाँ से आप बिल्कुल वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सीधा, तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का पता है तो टाइम पीरियड का पता है, तो ये लाइन आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दी। ठीक है, ये आपने क्या किया, लाइन को प्रोजेक्ट किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको ये पिछली वाली मोशन की है बात हो रही है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जितना है, तो ये आपका ये पॉइंट आ गया स्पेक्ट्रा के ऊपर। तो यहाँ से आप नीचे जो है वो प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसी लाइन को यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये इसके इसके परपेंडिकुलर ये लाइन। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद यहाँ से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ जाएंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। सो इट मीन्स कि आप इस तरह से, अगर एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट या कोई भी स्पेक्ट्रल पैरामीटर की वैल्यू पता है और उसकी इसकी फ्रीक्वेंसी भी पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब ये जो जी वैल्यू आ गई है, अब देखेंगे ये जो जी वैल्यू है इसकी अपना टाइम पीरियड होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। एनी क्वेश्चन? All right, so next let's move to the next portion. So this is how we can create the response spectrums, और response spectrums में आपके पास जो है ना damping is very important। ये देखिए damping is very important। ठीक है, damping में आप क्या करते हैं, अब ये देखेंगे ये 0% damping का कर्व है, स्पेक्ट्रा किसी भी स्ट्रक्चर का स्पेक्ट्रा है उसमें हमने ये कंसीडर किया कि damping is 0। ये 0% डैम्पिंग के ऊपर आपके पास ये कर्व है ग्राउंड मोशन की। उसके बाद आपने 2% है, 2% का जो है ना वो ये वाला कर्व है, ये वाला जो है ये कर्व 2% का है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कर्व है ये वाला, ये आपके पास जो है ना वो है 5% का। ठीक है, ये 2% का है। उसके बाद जो नीचे वाला कर्व है ये वाला, ये आपके पास है 10%, 10% जो है ना डैम्पिंग का। ठीक हो गया। सो इसमें जो मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि जितनी आप डैम्पिंग की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जो मोशन है ग्राउंड मोशन की, उतनी वहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, जो कि एब्जॉर्ब होगी और वो वाइब्रेशन को सीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डैम्पर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो जो डैम्पर्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर डैम्पिंग होती है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, तो वो उतनी डैम्पिंग रेशो के मतलब होते हुए उतने परसेंट मोशन को सीज कर देती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। क्लियर हो गया? ऑल राइट, now typical response spectra for different materials. Now we are going to talk about the natural response of natural materials against the earthquake downloading, same kind of earthquake downloading या similar kind of आपके पास जो क्या कहते हैं उसे records है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो response spectra different materials का। अब ये materials हैं, ये structure नहीं है, मतलब ये जो सब surface material आपके पास soil है, clay है, sand है, rocks हैं, ये उनका जो है वो response spectra है। spectral acceleration divided by maximum ground acceleration, ये रेशियो है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ग्राउंड एक्सेलरेशन। अब इसमें ये देखेंगे रेशियो एक से ऊपर, एक से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि जो इनपुट ग्राउंड मोशन है वो एम्पलीफाई हो गई है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें कि ये जो रेशियो है, देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर तो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कम होता, ग्राउंड एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती, तो इसका मतलब क्या होता था, रेशो आपकी
ज़ीरो से कम होनी थी, मतलब ये वन से कम होनी थी, पॉइंट्स में आ जानी थी, पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन जो है वो 2 है, तो ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह से ग्राउंड एक्सेलरेशन फिर 3 है, 4 है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन होता है डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर, ये जो सॉइल जो है वो उसको क्या करती है, उसको एम्पलीफाई करती है। क्या करती है? सॉइल जो है वो वेव्स को एम्पलीफाई करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि आपके पास क्या कहते हैं उसे, या डिफरेंट मटेरियल जो है वो एम्पलीफाई करते हैं। अच्छा, इसमें आप पहले चीज़ ये देखें कि आपके पास सबसे पहले जो रिकॉर्ड है वो है रॉक। रॉक्स के 28 रैकेट्स के बेस के ऊपर उसका जो मोशन थी उसकी पीक्स फाइंड आउट की गई स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन के उसके अगेंस्ट पीरियड को नोट किया गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट अर्थक्वेक्स की का डाटा है, उसके बेस के ऊपर आपने वो सारी जो पीक्स हैं टाइम पीरियड के अगेंस्ट ड्रॉ की, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास एक जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये आपके पास ये जो है ना वो शार्प सा कर्व बन गया। इसमें पीक आपके पास शार्प सी आती है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन भी उसके बाद डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये कर्व आपके पास है रॉक का। उसके बाद जो सेकंड कर्व है, अब इसमें रिकग्नाइज करेंगे, जो सेकंड कर्व है वो आपके पास ये वाला है। ये वाला जो कर्व है इसको रिकग्नाइज करें। ये आपके पास है डीप, ये सॉरी आपके पास है स्टिफ सॉइल्स। ये आपके पास है स्टिफ सॉइल। स्टिफ सॉइल्स का मतलब है कि सॉइल जो है वो जस्ट लाइक क्ले टाइप सॉइल है और वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी है, ठीक है। कंसोलिडेशन इज़ वेरी हाई। ये रैकेट्स आपके पास है 31, और इन यहाँ पे जो डेप्थ है स्टिफ सॉइल की वो लेस देन 200 फीट है, ठीक है, थिकनेस जो उसकी है। तो उसमें आप ये देखें कि इसकी पीक कहाँ पे है। ये अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये इसकी पीक ये वाली आ रही है, ये वाली इसकी पीक है, ठीक है, स्टिफ सॉइल्स की, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास आ जाती हैं डीप कोहेजनलेस सॉइल्स, ठीक है। 30 रैकेट्स, डेप्थ इज थिकनेस इज ग्रेटर देन 250 फीट, ठीक हो गया। सो यू सी दैट कि इसकी इसका इसका जो क्या कहते हैं उससे जो स्पेक्ट्रा है वो ये है, ठीक है। इसको देखिए प्रोजेक्ट करें तो ये आपके पास आ जाती है ये वाली पीक जो है ना वो इसकी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ये यहाँ से ये कर्व यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अनदर वन इज सॉफ्ट टू मीडियम क्ले। क्या है? सॉफ्ट टू मीडियम क्ले। कोहेजनलेस सॉइल्स का क्या मतलब है? डीप कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल्स वो सॉइल्स होती हैं, इसके क्या एग्जांपल है? सैंड। सैंड इज कोहेजनलेस सॉइल, इट डजंट हैव एनी कोहेजन, ठीक है। और क्योंकि इसकी प्लास्टिक लिमिट आप जब फाइंड करते हैं इसकी प्लास्टिक लिमिट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके सारे ग्रेन्स अलग अलग होते हैं, आप इस पे प्लास्टिक लिमिट का जो टेस्ट है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज़ कोहेजनलेस सॉइल। वैसे भी इसकी सी जो होती है, जो शेयर स्ट्रेंथ का कंपोनेंट है वो जीरो होता है, इसमें सिर्फ पी होती है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। And then you have stiff soils. Stiff soils mean a very hard soil. It is not rock, but it has a similar kind of properties. ठीक है, stiff soil. Stiff soil जो है वो रॉक में और सॉइल के अंदर समझने के इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो ये वाली है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास आ जाती है ये चीज़ क्लियर होगी, सॉफ्ट टू मीडियम क्ले। सॉफ्ट क्लेज या मीडियम, सॉफ्ट टू मीडियम, आई मीन कि इसकी जो सॉफ्टनेस है या वो बहुत ज़्यादा वो मतलब वो है क्या कहते हैं उसे, लाइट है, या फिर ये कि उसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम है, तो वो थोड़ी सी मीडियम सॉफ्ट है या वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो इस तरह की जो क्लेज है जिसको आपने कॉम्पैक्ट नहीं किया हुआ प्रॉपरली, ठीक है, जो प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड नहीं है, जैसे लूज सॉइल होती है, ठीक है, लूज क्लेज है, तो ये उसके रैकेट्स हैं, ठीक है। उसमें एंड सैंड, उसमें सैंड भी है, ठीक है। सैंड का मतलब जहाँ पर लूज सैंड होती है आपको पता है वहाँ पे क्या होता है,
या सॉफ्ट सैंड होती है वहाँ पे लिक्विफैक्शन होती है, ठीक है। तो ये उसका कर्व है, क्योंकि लिक्विफैक्शन होगी तो उसमें भी यही होता है कि शीयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है और उसके बाद वो डैमेज प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे डीप कोहियरलेस सॉइल में डेफिनेटली सैंड ही है, लेकिन ये डीप है। डीप का मतलब है कि ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होगी। कॉम्पैक्ट होगी तो फिर इसमें लिक्विफैक्शन होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट टू मीडियम क्ले इसके अंदर आ जाती है पहले वाली टाइप में, और साथ में सैंड जो कि सॉफ्ट होती है, इसमें लिक्विफैक्शन हो सकती है, ठीक है। ये उसका कर्व है। नाउ जस्ट concentrate on the shapes of the curve and just let me know that कि डैमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कौन सी जो कौन सी जो टाइप की सॉइल है जो ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस कर सकती है, कि अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर्स होंगे तो स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस कर सकती है अगर उसके ऊपर ओवरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो आप ज़रा इसको सोचें, ठीक है। मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप सोचें कि कौन सी सॉइल जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द कर्व जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है आपके पास इस पे ये वाली है, ठीक है। तो पीक्स भी हैं और शेप आप देखें। रॉक में क्या डैमेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रॉक में जो 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 स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की जो विड्थ है, जहाँ पे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पीक की अवेलेबल है, लेट्स सपोज वो ये इसकी इतनी विड्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन होगी, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, बहुत थोड़ी है यहाँ पे। उसके बाद जो अगली सॉइल है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ड्यूरेशन इतनी हो गई, थोड़ी और बढ़ गई। ये स्टिफ सॉइल में ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ गई। अगर इसी को आप ले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है डीप और हिलनेस वाली, इसमें भी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन जब इसको आप लेके आते हैं सॉफ्ट सॉइल्स में, तो ये ड्यूरेशन जो है वो डबल से भी ज़्यादा होगी। रॉक से तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, 1 2 एंड 3 इस वजह से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि कौन सी जो क्या कहते हैं उसे, जो क्ले है, कौन सी जो सॉइल है दैट इज मोर, दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर डैमेज। कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे ड्यूरेशन ज्यादा है। ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की हिस्ट्री को देखें, देर इज सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की कोई पीक नज़र आएगी किसी एक, ये वाला हमने एग्जांपल भी दी थी कि जिसमें सिंगल पीक है, और एक टाइम हिस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली पीक्स आपको नज़र आएंगी सिमिलर साइज की तकरीबन। तो ये वाली जो टाइम हिस्ट्री है दैट इज, ये ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि यहाँ पे सिंगल। इससे तो हम इफेक्टिव डिज़ाइन एक्सेलेरेशन लेते हैं, मैक्सिमम सस्टेन एक्सेलेरेशन डिज़ाइन वो वैल्यू लेते हैं, फिफ्थ नंबर ऑफ, जो आप फिफ्थ पीक ले लें, थर्ड पीक ले लें, या आप तीनों की एवरेज ले लें, पांचों की एवरेज ले लें, फर्स्ट फिफ्थ पीक्स की। तो इस तरह से आप फिर वो डिज़ाइन ग्राउंड मोशन को आप जो है ना वो इस तरीके से सिंगल पीक के ऊपर आप डिज़ाइन नहीं करते, बल्कि आप मल्टीपल पीक्स के ऊपर उसको उसको फिर एवरेज आउट करके उसकी एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी देखें कि सिंगल पीक, यहाँ पे जो पीक अवेलेबल यहाँ पे रॉक के साथ है और स्टिफ सॉइल्स के साथ है, लेकिन उसमें ड्यूरेशन कम है। तो जो स्ट्रक्चर इस तरह के स्ट्रेटा के ऊपर होंगे उनको डैमेज कम प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू दी सॉफ्ट टू मीडियम क्ले, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद सैंड, ठीक है। तो ये लिक्विफेक्शन भी होगी, सॉफ्ट क्लेस जो है ये भी सबसाइड करेंगे, बेरिंग कैपेसिटी फेलियर होगी। तो सो यू सी दैट कि ये किस तरीके से आपके पास ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक मोशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या जिस सॉइल का या जिस स्ट्रक्चर का ये जो स्पेक्ट्रा जितना फ्लैट होगा, ठीक है, ये फ्लैट है, ये आप देखें तो ये कितना फ्लैट है, ये आप देख रहे हैं इसको, ये कितना फ्लैट है। जितनी फ्लैटनेस ज़्यादा होगी और उसकी पीक भी एक रिप्रेजेंटेबल लेवल तक होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे आपको फ्लैटनेस मिले, ये नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन है ही नहीं, ठीक है। तो हम तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक रीजनेबल पीक मिले, एटलीस्ट वो जो पीक है वो आपकी स्पेक्ट्रल एक्सेलेरेशन जो ग्राउंड मोशन है उससे तकरीबन डबल होनी चाहिए, ठीक है, या डबल हो या उससे 1.5 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो एक जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन में वो आ सकती है, ठीक है। सो द ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक मोशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो ड्यूरेशन है वो आपको फ्लैटनेस ऑफ द कर्व से पता चलेगी।
ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसको अगर आपने डिस्कस करना हो तो आप डिस्कस मेरे ख्याल में कर सकते हैं। All right, so this is the response spectra of the ground motion that was discussed in the previous lectures, जो कि गिलरॉय 1 और गिलरॉय 2 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट ही ये वाली ग्राउंड मोशन से होता है। ठीक है, तो इसमें एक जो साइज्मिक स्टेशन आपका जो है वो सॉइल के ऊपर और एक रॉक के ऊपर है, और ये सिमिलर काइंड ऑफ अर्थक्वेक को इन्होंने मेजर किया था सैन फ्रांसिस्को में, क्या कहते हैं उसे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, जो कि 21 पॉइंट समथिंग किलोमीटर था, तकरीबन सेम किलोमीटर 21 और 22 के दरमियान में। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर आप ये देखेंगे, इनका ये उसी ग्राउंड मोशन का ये स्पेक्ट्रा है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा में आप ये देखें कि आपके पास सॉइल और रॉक, ये सॉइल का, ये आपके पास सॉइल का है, ये देखिए ये ज़्यादा फ्लैट है, और ये आपका रॉक का है जो इसमें पीक तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कि ये इसमें फ्लैटनेस इतनी नहीं जितनी यहाँ पे है। उसके बाद वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी में देखेंगे इसमें भी फ्लैटनेस इतनी नहीं है स्पेक्ट्रल वेलोसिटी, लेकिन इसमें देखें ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल के जो डैमेज, अच्छा जो डैमेज प्रोड्यूस होता है उसकी मेजरमेंट वेलोसिटी से करते हैं। स्पेक्ट्रल वेलोसिटी इज़ दी major parameter that gives you the exact guess about the damage। ठीक है, क्योंकि जो velocity का मतलब क्या है, ग्राउंड मीटर पर सेकंड कितना ऊपर नीचे जाता है टाइम के दरमियान, तो जितनी ज़्यादा ग्राउंड की मूवमेंट ज़्यादा होगी ऊपर नीचे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे डैमेज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, क्योंकि एक्सेलेरेशन थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर है, तो जनरली उससे हम डैमेज को इतना ज़्यादा डिटर्मिन नहीं करते उस पैरामीटर से। हम जो डैमेज प्रोड्यूस होता है किसी एरिया में उसको स्पेक्ट्रल वेलोसिटी से फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। another is the displacement, so you see the displacement जो है वो you can see the curve is very flat over here, and but the displacement curve for the soil is really big, you see that, but still the displacement is an important parameter, but it is not actual measure of the physical damage की measurement जो है we take it from the spectral velocity। ठीक हो गया, बट ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि different type of materials respond differently against the same kind of earthquake motion। All right, so we just talked about the duration is also very important। Duration is very important to determine the intensity of the storm ground motion। ठीक है, अभी हमने जो कर्व ये वाले पीछे ड्रॉ किए हैं, अब देखें एक स्पेक्ट्रा अगर इस तरह का है, ये जैसे रॉक का था, ठीक है, और एक स्पेक्ट्रा जो है वो आपके पास ये जो क्या कहते हैं उसको, क्ले का था, स्टिफ सॉफ्ट क्ले, और उसके बाद आपके पास था क्या कहते हैं उसे, सैंड का। ठीक है, उसमें देखें ये फ्लैटनेस देखें, ठीक है, यहाँ तक है, और यहाँ पे देखें ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे इसी लेवल पे देखें तो ये ड्यूरेशन है इसकी। सो ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, duration of the storm ground motion is very important। from duration we come to know that कि यहाँ पे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कैसी है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक आती है एफ जो है ना, मतलब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एफ मैक्स। एफ मैक्स जो है वो आपकी क्या कहते हैं उसे, इधर आएगी, क्योंकि इस तरफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, अगर आप टाइम पीरियड के दरमियान इसको ड्रॉ करें, और इधर आपके पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी एफ सी। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी की रेंज आपके पास आ जाएगी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू डिफाइन द डैमेजेबिलिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, so we have duration parameters like bracketed duration, we already talked about corner periods। ठीक है, उसके बाद है number of equivalent uniform cycles, so these things we will talk about in the upcoming slides। ब्रैकेटेड ड्यूरेशन जो है वो, इफ यू रिमेंबर दैट के जो ब्रैकेटेड ड्यूरेशन, जब आप अर्थक्वेक ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हो सकता है कि पूरा अर्थक्वेक सिग्नल जो है वो 30 सेकेंड उसकी ड्यूरेशन हो, बट दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द डैमेज, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन को हमने लेना है। जब आप डिज़ाइन की बात करते हैं देन यू नीड टू
take the strong ground motion signal. ठीक है, then we need to exclude some of the earthquake signal from the design. So how we can do that? We need to define the cutoff, we need to define the threshold. ठीक है, so we already know that कि जो G वैल्यू अगर आपकी 0.05 से कम होती है then it cannot produce damage, equal to और इससे जो कम होती है, ठीक है, that cannot produce damage. ठीक है, so what we do, we see the first exceedance. ये देखें, जब ग्राउंड मोशन की फर्स्ट एक्सीडेंस होगी, ग्राउंड मोशन आपकी 0.05 जी से ज्यादा होगी, उसके बाद ये सिग्नल चलता रहा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट एक्सीडेंस, जहाँ पे लास्ट वैल्यू थी, उसके बाद फिर सिग्नल जो है वो आपका वीक हो गया. इट मीन कि ये जो पार्ट है सिग्नल का, ये आप डिलीट कर देंगे, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन यहाँ से स्टार्ट हो. ठीक है, ये आपके, तो इट मीन्स कि दिस इज एक्चुअली द ब्रैकेटेड ड्यूरेशन. ये आपके पास क्या आ जाएगी, ब्रैकेटेड ड्यूरेशन आ जाएगी, या इसको आप टोटल इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन कह सकते हैं. लेकिन अगर आप इसको टोटल दूसरी ड्यूरेशन फाइंड आउट करें तो आप कोई वो ये है, ये तकरीबन यहाँ तक जाती है, ये टोटल ड्यूरेशन है पूरे सिग्नल की. लेकिन ये आपके पास जो है, ये आपके पास है ब्रैकेटेड ड्यूरेशन. सो दिस इज द, तो इसी तरह से आपने ये एग्जांपल भी की थी कि यहाँ पे आपने लाइंस लगा दी थी कट ऑफ करने के लिए, और आपके पास इफेक्टिव ड्यूरेशन आ गई थी, राइट. सिमिलरली यू हैव टोटल ड्यूरेशन फॉर द, ये गिलरॉय 1 के लिए, ये गिलरॉय 2 के लिए. तो यहाँ पे भी आपने फर्स्ट एक्सीडेंट्स देखनी है, वो फर्स्ट एक्सीडेंट्स ये है, और उसके बाद लास्ट एक्सीडेंट्स जो है वो आपने देखनी है, वो आपके पास ये है. ठीक है, उसके बाद बाकी जो ग्राउंड मोशन है वो आपकी 0.05 जी से कम है. ठीक हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ग्राउंड मोशन. तो ये यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये गिलरॉय 1 रॉक है, ठीक है, और रॉक में ड्यूरेशन कम है इफेक्टिव ड्यूरेशन, और इसमें इफेक्टिव ड्यूरेशन ज़्यादा है सॉइल में एक्सीलरेशन. ठीक हो गया. All right. So another important thing is the based on the actual measurements के आपके पास जो है ना ड्यूरेशन डिफरेंट अर्थक्वेक्स की क्या होती है, कि आप एक जनरल गैस लगाना चाहेंगे जी डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के जो अर्थक्वेक है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर कितनी ड्यूरेशन की इफेक्टिव ग्राउंड मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वाली जैसे. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टिपिकल अर्थक्वेक ड्यूरेशन एट एपिसेंट्रल डिस्टेंस लेस देन 10 किलोमीटर. इसका मतलब है अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है उसके आसपास का जो एरिया है लेस देन 10 किलोमीटर में क्या होगा कि 5 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसकी जो अर्थक्वेक की ड्यूरेशन होगी वो 4 सेकंड होगी. और यहाँ पे जो उसकी अगर वो सॉइल है वहाँ पे तो 8 सेकंड होगी. यू सी दैट हाउ मच इज द डिफरेंस. अगर 5.5 है तो 6 सेकंड होंगी रॉक के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास 12 होंगी. सिमिलरली अगर आप 8 मैग्नीट्यूड पे जाते हैं तो ड्यूरेशन आपकी 31 सेकंड है रॉक के ऊपर, और सॉइल के ऊपर 62 सेकंड्स, आई मीन मोर देन 1 मिनट. सो दिस इज रियली बिग नंबर के एक जगह पे अगर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन 1 मिनट तक रहती है, राइट. So this is big thing. So it means it can produce lots of damage. It means the whole area can be destructed. Okay, that will be the catastrophic damage. So this is how you can have an educated guess कि जो आपके पास रॉक की साइट है और सॉइल की साइट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है. ठीक है, सो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स के लिए उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी. ठीक है, जो सॉइल्स के ऊपर जो ड्यूरेशन है आपकी वो डबल हो जाएगी. ठीक है, एज कंपेयर टू द रॉक्स. सिमिलरली there is another type of relationship that is called as equivalent number of cycles, uniform stress cycles. जो अर्थक्वेक मोशन है इसमें क्या है, टाइम हिस्ट्री के अंदर ये वाइब्रेशन है. वाइब्रेशंस जो है वो स्ट्रेस लगाती है. ठीक है, वाइब्रेशंस क्या करती हैं, उनको आप स्ट्रेस साइकिल्स भी कह सकते हैं. तो वो स्ट्रेस लगाती हैं डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर, और फिर उसके अगेंस्ट स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है डिफरेंट मटेरियल्स में. सॉइल में भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसके बाद रॉक में भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन रॉक में कम होती है. उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट उनमें भी प्रोड्यूस होती है.
तो यहाँ पे जो है ना वो कंपैरिजन किया गया है कि जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं वो कितने यूनिफॉर्म स्ट्रेस साइकिल्स प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास अगर ये टाइम हिस्ट्री है इस तरह की, ठीक है, इसके यूनिफॉर्म स्ट्रेस साइकिल्स आपने बनाने, मतलब आपने सारी एम्पलीट्यूड्स को एवरेज करके एक यूनिफॉर्म जो है ना वो आपने वेव मोशन बना लेनी है, ठीक है, जहाँ पे तकरीबन एक जैसे स्ट्रेस स्ट्रेस साइकिल्स हैं, ठीक है। तो इसको आप एवरेज आउट करें तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये कितने स्ट्रेस साइकिल्स प्रोड्यूस करेगी किस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की, जैसे ये है 5 1/4, वो कितने 1 2 3, वो जैसे आप स्ट्रेस साइकिल्स काउंट कर लें तो वो आपके पास जो है ना वो 2 से 3 स्ट्रेस साइकिल्स प्रोड्यूस करेगी, जो कि मतलब क्या कहते हैं डैमेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके बाद 6 वाले जो है वो 5 करेगी, जो ये मतलब 6 × 3/4 जो है वो आपके पास 10 साइकिल्स करेगी, 8 वाली जो है वो 26 करेगी, ठीक है, 26 साइकिल्स। सो यू सी दैट कि साइकिल्स जो स्ट्रेस साइकिल्स है वो भी मैग्नीट्यूड के साथ इंक्रीज करते हैं। So this is how you can define the strong ground motion in terms of duration. Duration is very important. Okay. Then we have other kind of spectral parameters. ठीक है, जैसे कि आपके पास ये है predominant period and bandwidth. क्या है predominant period and bandwidth? तो प्रिडोमिनेंट पीरियड एंड बैंडविड्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल जो फ्लैटनेस ऑफ द कर्व है उससे रिलेटेड है कि सम टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द प्रिडोमिनेंट पीरियड, कि जो इसे कहते हैं प्रिडोमिनेंट पीरियड जो है अर्थक्वेक मोशन का वो आप फाइंड आउट करते हैं। सम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये कोई रॉक का कर्व है, ठीक है, ये कोई रॉक का कर्व है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, इसमें पीक आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद ये जो है ना ये आपके पास है ये किसी सॉइल का कर्व है फॉर एग्जाम्पल। अब ये देखें कि प्रिडोमिनेंट टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पीक ऑफ द ग्राउंड मोशन लाई करती है वो वाला प्रिडोमिनेंट टाइम पीरियड कौन सा है, उसको भी मेजर किया जाता है। तो इस केस के अंदर क्या है इस केस के अंदर आपके पास सॉइल की पीक भी उसी टाइम पीरियड के ऊपर आ रही है। फॉर एग्जांपल ये हमने कोई केस मतलब इसको ये जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि आपके पास सॉइल की पीक का टाइम पीरियड भी वही है और रॉक की पीक का टाइम पीरियड भी वही है, लेकिन पीक्स की वैल्यूज डिफरेंट है। So it means can you rely on the predominant time periods? Only on the predominant time period for defining the strong ground motion? No, you cannot. Predominant time period जो है this is a good measure of the strong ground motion, जो spectral ground motion है, लेकिन इसके ऊपर आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको डिफरेंट अदर ग्राउंड मोशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा जैसे कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, एफ मैक्स है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस तरह के कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्योंकि ये देखेंगे यहाँ पे ग्राउंड मोशन की ड्यूरेशन बहुत कम है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की ड्यूरेशन देखें, ठीक है। सो इट मीन्स के जो प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड है बाद दफ़ा किसी कर्व की जो शेप ऐसी हो सकती है कि जिसमें रॉक और सॉइल का एक जैसा भी आ सकता है, तो इट मीन्स कि दिस इज नॉट द सिंगल मेजर। तो फिर हमें विड्थ भी फाइंड आउट करनी पड़ती है कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की ड्यूरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यही ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है कि ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की ड्यूरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जब आप ड्यूरेशन देखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे डैमेजिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है सॉइल के में, लेकिन रॉक में क्योंकि उसकी ड्यूरेशन बहुत कम है तो इसलिए आप सिंगल हैंडेडली मतलब ये नहीं कि आप प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड के ऊपर ही आप डिनाई करें, ठीक है। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड। तो यहाँ पे फिर आप बैंड विड्थ लेंगे, बैंड विड्थ मीन द ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन। So, what is bandwidth? Band distribution of the frequency will determine the bandwidth. Distribution of the frequency will determine the bandwidth. कि ये जो है आपके पास पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी को बताएंगे ना, तो ये आपको वो बैंड विड्थ देंगे, या जो इफेक्टिव ड्यूरेशन है फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक की रेंज के अंदर जो है वो यहाँ पे आएगी, वो बैंड विड्थ कहलाएगी, ठीक है। सो बैंड विड्थ इज द मेजर एट मिसिंग ऑफ द पीक ऑफ फोरियर
एम्पलीट्यूड, मिसिंग ऑफ द पीक, जहाँ पे पीक नहीं होगी वहाँ पे आप बैंड विड्थ लेंगे। जैसे ये है, यहाँ जो आपके पास डिफाइंड है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, स्पेक्ट्रा, और उसमें आपके पास पीक विजिबल भी है लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है, ठीक है, इसकी बैंडविड्थ कम होगी। और जिसे जहाँ पे फ्लैटनेस कर्व की ज़्यादा है, पीक एक सिंगल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे आप बैंडविड्थ पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, ठीक है। सो आई गेस इट इज़ क्लियर। All right, so we can have other ground motion parameters। ये हम स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन को डिफाइन करने के लिए। इसमें हमारे पास है रूट मीन स्क्वेयर्ड एक्सेलरेशन, आरएमएस एक्सेलरेशन, इंटेंसिटी पैरामीटर्स भी हैं, एरियाज इंटेंसिटी है, पावर एंड पावर स्पेक्ट्रम। The information related to these parameters is also given in the book, लेकिन मैं इसको ज़्यादा टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर आपने पढ़ना है, डिस्कस करना है, यू आर वेरी वेलकम, यू कैन डिस्कस विद मी। लेकिन इसको मतलब मैं सिलेबस में इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पूछूंगा, लेकिन ये पैरामीटर बहरहाल दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप डिस्कस करना चाहें तो यू आर वेरी वेलकम। All right, so there is another terminology, velocity spectrum intensity। Velocity spectrum intensity parameter जो है, this is very useful for evaluation of the response of the earth and rock field dam। Velocity spectrum intensity is very important parameter। वो क्या करता है, response of earthquake and rock field dam। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि there are different spectral parameter, जैसे velocity spectral parameter है, उसके बाद acceleration spectral parameter है, displacement है। तो जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए जो उसका रिस्पांस है उसको मेजर करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपने रॉक फिल और अर्थ डैम्स को आपने स्टडी करना है, ठीक है, उसके रिस्पांस को देखना है, तो उसके लिए बेस्ट पैरामीटर एक्सेलरेशन नहीं है, उसके लिए बेस्ट पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी, ठीक है, ये आपने जरा याद रखना है। और उसमें आप क्या करते हैं कि ग्राउंड मोशन की जो वो जो रिस्पांस है उसका अर्थफिल डैम का, या जो आपके पास रॉकफिल डैम है उसका रिस्पांस आप ये करते हैं वेलोसिटी स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी की फॉर्म में, और उसमें आप ग्राउंड मोशन को ड्रा करते हैं विद इन द टिपिकल पीरियड ऑफ 0.6 टू 2.0 सेकेंड। तो क्योंकि ये जो आपके पास अर्थफिल और रॉकफिल डैम है, इनका जो नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो 0.6 से 2.0 सेकेंड होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, कंक्रीट डैम्स के लिए जो है वो पीरियड आपका लेस देन 0.5 सेकेंड होता है। अब इसका मतलब क्या है कि रॉकफिल और अर्थफिल डैम्स का पीरियड ऑफ वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, और कंक्रीट डैम्स का जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो रॉकफिल डैम से कम है। ये जो है, अब मुझे इसकी इसकी रीज़न बताइए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप मुझे बताएं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि रॉक फिल और अर्थ फिल का मतलब ये कि उसके अंदर पीसीज ऑफ रॉक्स डाले हुए हैं, ब्रोकन पीसीज ऑफ रॉक्स हैं, उसमें क्लेस डाली हुई हैं, अर्थ से रिलेटेड जो भी मटीरियल सारा डाल के आप डैम बना, जैसे तरबेला डैम या ये अर्थ फिल डैम, ठीक है। लेकिन जो नीलम झेलम पे जो डैम बनाया है, ठीक है, वो है कंक्रीट डैम, ज़्यादातर कंक्रीट या थोड़ा पोर्शन इसका अर्थ फिल का भी है। लेकिन वो कहने की बात ये है कि उनका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो अर्थ फिल और रॉक फिल डैम्स हैं वो 0.6 टू 2.0 सेकेंड है, ये ज़्यादा है। कंक्रीट डैम जो हैं इसका कम है। ये इस तरह क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, ये आप मुझे ज़रा बताएंगे, इसका क्या, इसका इसका आंसर दें। और ये जो आंसर है ये आपने मुझे आफ्टर दी लेक्चर आपने मुझे ना, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके बोनस पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको सोच के मुझे बताएं कि रॉक फिल और अर्थ फिल डैम्स हैं उनका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है, कंक्रीट डैम्स का पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कम है, इसकी क्या रीज़न है, ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। इट मीन्स कि इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स के बारे में कितनी है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आपने आंसर मुझे देना है, ठीक है। इसके समझ लें कि कुछ बोनस पॉइंट्स में मतलब वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं अपकमिंग लेक्चर्स में भी पूछा करूंगा जिसका आपने मुझे जवाब देना होगा, और उसके जो है वो बोनस पॉइंट समझ लें मैं खुद से रखूंगा, ठीक है। ऑल राइट, so another one is effective peak acceleration।
Average spectral acceleration between zero point 0.1 to 0.5 second divided by 2.5 standard amplification factor at 5% damping ratio. There is another type of जो आपके पास आ जाता है एक स्पेक्ट्रल पैरामीटर से कहते हैं EPA। ये जो है इसको आप कैसे यूज करते हैं कि एवरेज स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, आप आपके पास कर्व है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन का कर्व है, ठीक है, इस तरफ आपके पास पीरियड है, ठीक हो गया। आप क्या कह रहे हैं कि 0.1 सेकंड से 0.5 सेकंड के अंदर जो आपके पास एक्सेलरेशन की मतलब जो उसको एवरेज कर लें, ये सारा जो है ना इसको एवरेज कर लें सारी पीक्स को, उसके बाद जो है ना आप उसको डिवाइड कर दें 2.5 से, उसको फिर आप 2.5 से डिवाइड कर दें एट 5% डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग कितनी लिखनी है आपने 5% के ऊपर। तो ये आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव पीक एक्सेलरेशन। ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए आप इसको रिस्पॉन्स फैक्टर जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ये इफेक्टिव पीक एक्सेलरेशन आपके पास जो स्पेक्ट्री से आपके पास जो वैल्यूज है उससे आ जाएगी और वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो इफेक्टिव पीक एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी को किस तरह से एक्सेलरेशन आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे, आपका स्पेक्ट्रा है। पहले हमने ये डिस्कस किया है कि जो आपके पास जो हाई फ्रिक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर है जैसे ये है, ये एक्सेलरेशन के लिए होता है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेलोसिटी के लिए होता है, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया और अभी भी बल्कि शुरू में भी ये चीज डिस्कस की है। तो आपने इफेक्टिव पीक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये देखें 0.1 से 0.5 तक का जो ये वाला पीरियड है, ठीक है, ये वाली पीक्स को ले लें आप, उसके बाद आपने उसको 2.5 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगी इफेक्टिव पीक एक्सेलरेशन। इस तरह से इफेक्टिव पीक वेलोसिटी भी होती है। तो वो आपने वो जनरली एक जिस जहाँ पे क्या कहते हैं उसे टाइम पीरियड आपका 1 सेकंड हो जाता है ये वाला, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दे 2.5 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगी इफेक्टिव पीक एक्सेल वेलोसिटी, ठीक है, ये एक फार्मूला है, ठीक हो गया कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा से आपने किस तरह से इफेक्टिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना और इफेक्टिव पीक वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। So we were talking about response spectra and ground motion parameters. Those are very important and how we can find out those parameters. अच्छा, उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एम्पलीट्यूड है, कि जैसे एम्पलीट्यूड पैरामीटर्स हैं तो उसमें सिर्फ आपको एम्पलीट्यूड मिलती है, ग्राउंड की उसकी अदर फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती, उसका कुछ और टाइम पीरियड नहीं मिलता। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके चैप्टर नंबर 3 में गिवन है। इसमें आप ये देखेंगे आपका जैसे पीक एक्सेलरेशन है, ये सिर्फ एम्पलीट्यूड पैरामीटर है, पीक वेलोसिटी सिर्फ एम्पलीट्यूड पैरामीटर है, सस्टेन्ड मैक्सिमम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड पैरामीटर है, इफेक्टिव डिजाइन एक्सेलरेशन, ये सारे क्या है एम्पलीट्यूड पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा जो पैरामीटर है वो एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी है, या सारे हैं उसके अंदर। अब जैसे प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड है, प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड जो है ना वो आपके पास एक वैल्यू होती है और वो फ्रिक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर है, क्योंकि टाइम पीरियड को जब आप डिवाइड करते हैं t इज इक्वल टू 1/f, तो ये उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमें पीक को नहीं बताता। पीक को क्यों नहीं बताता, क्योंकि हमने वो देखा है कि जो एग्जांपल इसमें बैंड विड्थ वाली एग्जांपल है जो पीछे ग्राफ है उसमें देखेंगे वो पीक्स के बारे में हमें नहीं बताता, वो सिर्फ हमें प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड का बताता है, जहाँ पे डिफरेंट स्पेक्ट्रास के जो है ना वो अगर कर्व एक साथ दिए हुए हैं तो आप उसमें जहाँ जहाँ पे उसकी पीक नज़र आ रही है वो आप ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि वो डिफरेंट मटेरियल्स की पीक जो है वो एक जो है पीक डिफरेंट होगी, लेकिन प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड जो है वो एक जैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए वो फिर हम इससे इसको हम फ्रिक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर लेंगे। बैंडविड्थ जो है वो भी आपके पास फ्रिक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर, वो आपके पास रेंज देगी फ्रिक्वेंसीज की, ठीक है, जिसपे जहाँ पे आपके पास जो है ना वो एक रीजनेबल जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन है वो उसकी क्योंकि पीक नहीं है उसकी एवरेज वैल्यूज लाई करती हैं, ठीक है। सेंट्रल फ्रिक्वेंसी है ये हमने डिस्कस नहीं की, इस तरह से शेप फैक्टर है, और इसके बाद ये टी डी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन जो है ये भी फ्रिक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर है, ठीक है, जो इफेक्टिव ड्यूरेशन बताता है, ठीक है, कि कहाँ पे आपके पास किसी भी ग्राउंड मोशन की इफेक्टिव ड्यूरेशन आपकी है, मतलब जिसमें फ्रिक्वेंसी एफ नॉट से F1 तक जाए, ये उसकी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी बताती है इफेक्टिव ड्यूरेशन, ठीक है।
इसके बाद एरियाज इंटेंसिटी है, ये सारे पैरामीटर्स आप इसमें कुछ देखेंगे, कुछ में तीनों कंपोनेंट है। ये देखिए जैसे ये है तो ये तीनों कंपोनेंट, ठीक है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हैं जो कि जैसे क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने ये EPA और EPV डिस्कस किए। ये जो है ना आपके पास फ्रीक्वेंसी कंटेंट भी हैं और ये आपके पास एम्पलीट्यूड भी है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ हमने डिस्कस किए हैं, कुछ नहीं किए। सो डोंट वरी अबाउट दोज वी डिड नॉट डिस्कस, लेकिन अगर आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर वेरी वेलकम। अच्छा, इसमें एक और भी है, वी मैक्स ओवर ए मैक्स, ये भी हमने डिस्कस करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी कंटेंट पैरामीटर है कि आप इसमें क्या करते हैं, वी मैक्स क्या है कि वेलोसिटी की पीक ले लें, उसको डिवाइड कर दें ए मैक्स के साथ, तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास एक कॉमन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अदरवाइज वी मैक्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, ए मैक्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब कैसे आता है, जवाब टाइम में आता है। वो जो टाइम है फिर वो उसका कॉमन टाइम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी ग्राउंड मोशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लैब जो है आपकी वो है सॉफ्टवेयर है, एक साइस्मो सिग्नल सॉफ्टवेयर है। सो यू आर सपोज टू डाउनलोड फ्रॉम दिस वेबसाइट। उसमें गो इन द फाइल्स मेन्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर टू फाइंड द डिफरेंट अर्थक्वेक records, work in the group of 3 to 4 and each group should select one record for the analysis, ठीक है। उसमें से कई एनालिसिस records given है डिफरेंट अर्थक्वेक्स की ग्राउंड मोशन के, उसको आपने ले लेना है। ये records आपके एक दूसरे के साथ मिलते नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, ये ख्याल रखें। Google the selected earthquake and find the information regarding its location, epicenter, magnitude, causes and overall impact on the local area. अब वो अगर आपने कोई इवेंट जो है वो सिलेक्ट किया है तो उसको गूगल करें, उसकी हिस्ट्री भी लिखनी है। ये जो लैब है ये काइंड ऑफ रिपोर्ट है। आपने उस अर्थक्वेक की हिस्ट्री लिखनी है कि कैसे आया, कितनी कैजुअलिटीज हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उसका टेक्टोनिक सेटअप क्या था, जियोलॉजी क्या थी उस एरिया की, फॉल्ट कौन कौन से थे। तो ये टेक्टोनिक सेटअप जो है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे से रिलेटेड है, बाकी चीज़ें तो जेनेरिक हैं, ठीक है। ओवरऑल उसके मतलब इम्पैक्ट क्या था, मैग्नीट्यूड क्या थी, ठीक है, और रीजंस क्या थी, ये आपने गूगल करके उसको लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द सिलेक्टेड अर्थक्वेक फाइल इन द सॉफ्टवेयर एंड गो थ्रू द इनपुट फाइल पैरामीटर्स ऑफ द टाइम हिस्ट्री ऑन द पॉप अप विंडो एंड हिट ओके, ठीक है। आपने कुछ वो वैल्यूज जो है ना वो आपने देखनी है, ठीक है। अर्थक्वेक फाइल देखनी है, उसके बाद आपने इनपुट पैरामीटर्स को देखना है टाइम हिस्ट्री का, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ओके करना है। प्रिंट आउट द टाइम हिस्ट्रीज, फिर आपने क्या करना है, टाइम हिस्ट्रीज को प्रिंट आउट करना है। उसको आपने अपने मतलब लैब की जो रिपोर्ट्स ही बनेंगी इसकी छोटी सी, उसके अंदर आपने उसको सेव करना है। फिर आपने उसके ऊपर कमेंट्स करने कि ये टाइम हिस्ट्रीज क्या शो कर रही है, ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड पैरामीटर की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, सच आप थोड़ा सा उसको जो है वो अर्थक्वेक की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, इफेक्टिव ड्यूरेशन, ब्रैकेटेड ड्यूरेशन कह सकते हैं, वो कितनी है, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे कि आपके पास ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर, साइज्मो बिल्ट है बिल्डिंग के लिए, साइज्मो स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद साइज्मो सिग्नल ये आपके पास गिवन है। हो सकता है कि अभी 2019 या 20 वाला भी आ गया हो। आपने उसका जो है ना वो स्टूडेंट वर्जन जो है ना वो आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने उस पर ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने ये देखिए आपके पास फिर ये 5 स्टोरी बिल्डिंग और जैसे ये डिफरेंट जो है कि इसके डेमोज अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए आप की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन को रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा परफॉर्म करने के लिए तो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स आप यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर के देख सकते हैं जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप के एनालिसिस के लिए, ठीक है, ग्राउंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। So you can go there and you can find out the relevant information over there. तो उसके बाद you can have Fourier and response spectra, Fourier and response spectra, and then you can find out the relative information over there about the Fourier and response spectra. एंड उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो वैल्यूज़ हैं जो आपकी इनपुट ग्राउंड मोशन है उसकी बेस के ऊपर आप फोरियर स्पेक्ट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यू कैन फाइंड आउट द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। सो सिमिलरली देयर आर सम अदर ऑप्शंस एज वेल। तो ये स्टेप्स जब आपने पूरे कर लेने देन यू आर सपोज टू राइट डाउन द कमेंट्स ऑन द स्पेक्ट्रा
समथिंग लाइक इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, आपने डिफरेंट डैम्पिंग्स के ऊपर उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन यू कैन हैव अदर पैरामीटर्स, यू नो, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। वी मैक्स ओवर ए मैक्स रेशियो है, एंड आर एम एस एक्सेलेशन है, एरियाज इंटेंसिटी है, इफेक्टिव डिज़ाइन एक्सेलेशन है, जो हमने पढ़ी हुई चीज़ें वो आपने सारे पैरामीटर्स को वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ this kind of lab. Probably this is coming in the next week. All right, so next topic is the predictive relationships. This is also very important topic. So we will cover this topic next time. Okay, so far that's all for today's lecture. So you are very welcome to ask me questions if you are stuck somewhere, if you don't understand some of the ideas those are discussed over here. You are very welcome to ask the questions. ठीक है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आपने जवाब, सबके लिए मतलब वो ऑप्शनल है जवाब, अगर कोई दे देगा तो उसको बोनस पॉइंट्स मेरे पास मैं नोट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंडली यहाँ पे क्योंकि जो ऑनलाइन टीचिंग है इसमें फिर आपका पेपर भी ऑनलाइन है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसी मतलब मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन होगा कि किसी को नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, हो सकता है उसने चीटिंग की हो या उसने हेल्प आउट की ली हो किसी भी ओपन बुक एग्ज़ाम में किसी से, तो लेकिन इस तरह के बोनस क्वेश्चन से कम आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वहाँ उसको मैं जज कर सकता हूँ, ताकि वो फिर मुझे एग्ज़ाम्स को चेक करने में ज़्यादा मतलब आसानी होगी कि किसने किसका कितना ओरिजिनल वर्क है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।